अगला टॉपिक है मुगलकालीन प्रशासन। मुगल प्रशासन के दौरान जिले को सरकार के नाम से जाना जाता था। शासन की सुविधा के लिए प्रत्येक सूबा यानी कि प्रांत कई सरकारों यानी कि जिलों में बटा होता था। सरकार को पुनः परगना या महल में विभाजित किया गया था। यानी कि शासन की सुविधा के लिए सूबा, जिसे प्रांत भी कहा जाता है, उसे कई सरकारों या जिलों में बांटा गया था और सरकार को पुनः यानी कि जिलों को पुनः परगना या महल में विभाजित किया गया था। प्रत्येक सरकार के प्रमुख अधिकारी फौजदार, अमलगुजार, काजी, कोतवाल, बितिकची और खजानदार होते थे। मुगल काल में मीर बख्शी सैन्य विभाग का प्रधान था। मुगल काल में मीर बख्शी जो था वो सैन्य विभाग का प्रधान था। वह सरखत नामक प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करके सैनिकों को मासिक वेतन भी निर्धारित करता था। इसके अतिरिक्त प्रांतों में भी बख्शी होते थे जो मीर बख्शी के नियंत्रण में कार्य करते थे। मुगल शासन में मीर बख्शी भू राजस्व अधिकारियों का पर्यवेक्षण करता था, साथ ही सैन्य विभाग के वेतन के लिए भी उत्तरदायी था। सर जादूनाथ सरकार ने मीर बख्शी को वेतनाधिकारी पे मास्टर कहा है, किंतु वेतनाधिकारी का कार्य मीर बख्शी का नियमित एवं स्थायी कार्य नहीं था। वेतनाधिकारी का कार्य दीवाने तन करता था। मुगल काल में मनसबदारों के सैनिकों के अतिरिक्त दो प्रकार के और घुड़सवार सैनिक थे जो अहदी तथा दाखिली कहलाते थे। अहदी सैनिक बादशाह द्वारा नियुक्त किए जाते थे तथा उसके अंगरक्षक के रूप में कार्य करते थे। दाखिली सैनिक की भर्ती बादशाह द्वारा की जाती थी, किंतु इनको मनसबदारों की सेवा में रखा जाता था। मुगल प्रशासन में मुहतसिब जन आचरण के निरीक्षण विभाग का प्रधान था। मुगल प्रशासन में मुहतसिब जन आचरण के निरीक्षण विभाग का प्रधान था। उसका कार्य सार्वजनिक आचरण को उच्च बनाए रखना था। वैश्याओं को नगर से निष्कासित कर एक नए स्थान पर बसाया गया और उसका नाम शैतानपुरी रखा गया। मनसबदारी व्यवस्था के अंतर्गत 33 वर्ग थे। उन्हें कभी कभी मशरूत अथवा सशर्त पद भी प्राप्त होते थे। अकबर ने अपने शासनकाल के 40वें वर्ष में जात एवं सवार जैसी दोहरी व्यवस्था लागू की। जिन मनसबदार से अपने जात या व्यक्तिगत दर्जे के अनुरूप सवार रखने की अपेक्षा की जाती थी, उसे उसके दर्जे की पहली कोटि में, जिससे जात के आधे सवार रखना अपेक्षित था, उसे दूसरी कोटि में, और जिसमें जात के आधे से कम सवार रखना अपेक्षित था, उसे तीसरी कोटि में रखा जाता था। सवार पद जात पद से कभी ऊपर नहीं हो सकता था। इस व्यवस्था में सैनिक और असैनिक अधिकारियों का एक ही सेवा संवर्ग था। मुगल प्रशासनिक शब्दावली में माल शब्द भू राजस्व से संबंधित था। पुर्तगालियों द्वारा 1605 ईस्वी में तंबाकू भारत लाया गया। इसके बाद ही तंबाकू भारत के जन सामान्य में बहुत लोकप्रिय हो गया। कुछ ही वर्षों में तंबाकू पीने की आदत लोगों में इतनी अधिक प्रचलित हो गई कि इस नुकसानदेह आदत से बचने के लिए 1617 ईस्वी में जहांगीर को निषेध जारी करना पड़ा। मुगल प्रशासन में विद्वानों एवं धार्मिक लोगों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदान भूमि को मददे माश कहा जाता था। इसे सयुरगल भी कहा जाता था। दान दी जाने वाली समस्त भूमि का निरीक्षण सद्र करता था तथा सद्र का यह भी दायित्व था कि इन अनुदानों का दुरुपयोग न होने पाए। यह भूमि स्थानांतरित नहीं होती थी और अनुदान ग्राही के पास वंशानुगत रूप में रहती थी। टकसालों में सोने, चांदी और तांबे के सिक्के ढाले जाते थे। अकबर द्वारा राम सीता की आकृतियों और राम सिया देवनागरी लेख से युक्त सिक्के चलाए गए थे। चांदी का सिक्का रुपया कहलाता था। दाम अकबर द्वारा चलाया गया तांबे का सिक्का था, जो रुपये के 40वें भाग के बराबर होता था। जहांगीर ने अपने सिक्कों पर अपनी आकृति अंकित कराई थी और कुछ सिक्कों पर उसके साथ नूरजहां का नाम भी अंकित था। इसके कुछ सिक्कों पर हाथ में शराब का प्याला लिए हुए आकृति अंकित थी। मध्यकाल में बटाई शब्द का तात्पर्य लगान निर्धारण की एक पद्धति थी।
जिसमें वास्तविक उपज का बंटवारा राज्य और कृषक के बीच होता था। अब इससे संबंधित प्रश्न को पहला प्रश्न, मुगल प्रशासन के दौरान जिले को किस नाम से जाना जाता था? तो ये सरकार के नाम से जाना जाता था, ऑप्शन डी। मुगल प्रशासन के दौरान जिले को सरकार के नाम से जाना जाता था। शासन की सुविधा के लिए प्रत्येक सूबा यानी कि प्रांत को कई सरकारों यानी कि जिलों में बटा होता था। सरकार को पुनः परगना या महल में विभाजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्नकाल में जनपद यानी कि जिला क्या कहलाता था? तो सरकार कहलाता था, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न तीसरा, मुगल काल में सेना का प्रधान निम्न में से कौन था? तो ये थे मीर बख्शी, ऑप्शन बी। मुगल काल में मीर बख्शी सैन्य विभाग का प्रधान था। उच्चाधिकारियों सहित सभी श्रेणियों के मनसबदारों की नियुक्ति के आदेश उसी के द्वारा दिए जाते थे। घोड़ों को दागने और सिपाहियों का मुआयना करने का काम भी उसी के जिम्मे था। अगला प्रश्न है, मुगल शासन में मीर बख्शी का कर्तव्य था भू राजस्व अधिकारियों का पर्यवेक्षण करना, ऑप्शन डी। मुगल शासन में मीर बख्शी भू राजस्व अधिकारियों का पर्यवेक्षण करता था। साथ ही सैन्य विभाग के वेतन के लिए भी उत्तरदायी था। सर जादूनाथ सरकार ने मीर बख्शी को वेतनाधिकारी पे मास्टर कहा है, किंतु वेतनाधिकारी का कार्य मीर बख्शी का नियमित एवं स्थायी कार्य नहीं था। वेतनाधिकारी का कार्य दीवाने तन करता था। क्वेश्चन नंबर 5, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें एक अभिकथन ए और दूसरा कारण आर कहा गया है। अभिकथन, मुगल साम्राज्य मूल रूप से एक सैनिक राज्य था, और कारण आर, केंद्रीय शासन व्यवस्था के विकास की प्राण शक्ति उसकी सैनिक शक्ति पर निर्भर थी। तो यहाँ पे दोनों ही सत्य हैं और जो कारण है वो अभिकथन की सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही उत्तर है। यद्यपि यह विवाद का विषय है कि मुगल साम्राज्य एक सैनिक राज्य था, परंतु अधिकतर इतिहासकार यह मानते हैं कि लगभग सभी मनसबदारों को सैन्य दायित्व प्रदान किया गया था। साथ ही मुगलों के पास एक बड़ी सेना थी जिसने मुगल साम्राज्य के विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किसे मुगल सेना में चिकित्सक नियुक्त किया गया था? तो ये है मनुची को, ऑप्शन सी। निकोलो मनुची को मुगल सेना में चिकित्सक नियुक्त किया गया था। निकोलो मनुची को मुगल सेना में चिकित्सक नियुक्त किया गया था। वह एक इतावली यात्री था। इसने भारत आकर दारा शिकोह की सेना में तोपची के रूप में नौकरी की। 1659 ईस्वी में दारा शिकोह की मृत्यु के बाद इसने चिकित्सक का पेशा अपना लिया। प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अहदी वे घुड़सवार सिपाही थे। पहला, जिन्होंने अपनी सेवाएं एकाकी प्रदान की। दूसरा, जिन्होंने किसी सरदार के साथ अपने को संलग्न नहीं किया। तीसरा, सम्राट ही जिनका आसन्न कर्नल था। चौथा, जिन्होंने अपने को मिर्जाओं के साथ संलग्न किया है। तो यहाँ पे पहला, दूसरा और तीसरा सही है, इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पे सही है। मुगल काल में मनसबदारों के सैनिकों के अतिरिक्त दो प्रकार के और घुड़सवार सैनिक थे जो अहदी या दाखिली कहलाते थे। अहदी सैनिक बादशाह द्वारा नियुक्त किए जाते थे तथा उसके अंगरक्षक के रूप में कार्य करते थे। यद्यपि इनका मनसबदारों से कोई संबंध नहीं था, किंतु बादशाह के प्रत्यक्ष आदेश से इन्हें मनसबदारों के साथ नियुक्त कर दिया जाता था। ये प्रत्यक्ष रूप से बादशाह के अधीन होते थे तथा इनकी भर्ती, वेतन, वस्त्र एवं घोड़े सब राज्य की ओर से दिए जाते थे। इनके लिए पृथक दीवान एवं बख्शी की व्यवस्था की गई थी। एक अहदी घुड़सवार को 500 रुपये वेतन देने का उल्लेख मिलता है, जबकि एक साधारण घुड़सवार को 12 रुपये से 15 रुपये तक ही वेतन दिया जाता था। ये बादशाह के सबसे योग्य और वफादार सैनिक माने जाते थे। क्वेश्चन नंबर 8, मुगल प्रशासन में मुहतसिब था, तो ये लोक आचरण अधिकारी था, ऑप्शन सी। मुगल प्रशासन में मुहतसिब जन आचरण के निरीक्षण विभाग का प्रधान था। जन आचरण के निरीक्षण विभाग का प्रधान था। उसका कार्य सार्वजनिक आचरण को उच्च बनाए रखना था। आचरण को शुद्ध बनाए रखने के लिए अकबर ने नगरों में मदिरा की बिक्री तथा वेश्याओं का निवास निषिद्ध घोषित कर दिया था।
क्वेश्चन नंबर 9, मध्यकालीन भारत में मनसबदारी प्रथा खास तौर पर इसलिए चालू की गई थी ताकि साफ सुथरा प्रशासन लागू हो सके। ऑप्शन डी, ताकि साफ सुथरा प्रशासन लागू हो सके। मनसबदारी व्यवस्था एक विशिष्ट प्रशासनिक व्यवस्था थी जिसका प्रचलन मुगल शासक अकबर द्वारा किया गया था। संभवतः दशमलव प्रणाली पर आधारित मंगोलों की सैन्य व्यवस्था ही जिसकी कुछ छाप दिल्ली सल्तनत के सैन्य संगठन पर दिखाई पड़ती है, मुगलों की सैन्य व्यवस्था का आधार रही होगी। दिए गए विकल्पों में मनसबदारी प्रथा को लागू करने का मुख्य उद्देश्य एक साफ सुथरा प्रशासन को लागू करना था। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित बातों में से कौन एक मुगल मनसबदारी व्यवस्था के विषय में सत्य नहीं है? वो है ऑप्शन सी, उनका सवार पद जात पद से अधिक हो सकता था। ये सही नहीं है। बाकी इसमें 33 वर्ग थे, ये सही है। इन्हें मशरूत अथवा सशर्त पद प्राप्त होते थे, ये भी सही है। समस्त कार्यकारी एवं सैन्य अधिकारियों को मनसब प्रदान किए जाते थे, ये भी सही है। एक्सप्लेनेशन, मनसबदारी व्यवस्था के अंतर्गत 33 वर्ग थे, उन्हें मशरूत अथवा सशर्त पद प्राप्त होते थे। अकबर ने 40वें वर्ष में जात एवं सवार जैसी दोहरी व्यवस्था लागू की। जिस मनसबदार से अपने जात या व्यक्तिगत दर्जे के अनुरूप सवार रखने की अपेक्षा की जाती थी उसे उसके दर्जे की पहली कोटि में जिसमें जात के अधिक सवार रखना अपेक्षित था उसे दूसरी कोटि में, और जिससे जात के आधे से भी कम सवार रखना अपेक्षित था उसे तीसरी कोटि में रखा जाता था। सवार पद जात पद से कभी ऊपर नहीं हो सकता था। इस व्यवस्था में सैनिक और असैनिक अधिकारियों का एक ही सेवा संवर्ग था। लोग अधिकतर सरकारी सेवा में निम्नतम सोपान पर प्रवेश करके अमीर या अमीर उम्दा के दर्जे तक ऊपर जाने की आशा कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 11, मुगल मनसबदारी व्यवस्था के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। पहला है, जात एवं सवार पद प्रदान किए जाते थे। दूसरा है, मनसबदार आनुवंशिक अधिकारी होते थे। तीसरा है, मनसबदारों के 3 वर्ग थे। और यहाँ पे चौथा है, दीवान कार्यालय द्वारा इनको वेतन दिया जाता था। तो यहाँ पे पहला और तीसरा मनसबदारों के 3 वर्ग थे, सही है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। मनसब शब्द का अर्थ श्रेणी अथवा पद है तथा मनसबदार का अर्थ उस अधिकारी से था जिसे शाही सेना में पद अथवा श्रेणी प्राप्त थी। अकबर की मनसबदारी व्यवस्था दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था में जात और सवार के पदों को आरंभ किया। डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव के अनुसार जात का पद हाथी, घोड़े आदि सभी की संख्या का घोतक था, जबकि सवार का पद केवल घुड़सवारों की संख्या को निश्चित करता था। मनसबदारों के 3 वर्ग थे जिनमें प्रथम श्रेणी के अंतर्गत वे आते थे जो निर्धारित मनसब की संख्या के बराबर सवार रखते थे। दूसरी श्रेणी में वे मनसबदार आते थे जिनकी सवार संख्या उनके निर्धारित मनसब का आधा या आधे से अधिक होती थी। और तीसरी श्रेणी में वे मनसबदार थे जिनकी सवार संख्या निर्धारित मनसब के आधे से कम होती थी। मनसबदार आनुवंशिक अधिकारी नहीं होते थे, उन्हें वेतन नगद अथवा जागीर के रूप में प्रदान किया जाता था। इस प्रकार कूट डी सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 12, मुगल भारत के संदर्भ में जागीरदार और जमींदार के बीच क्या अंतर है? पहला, जागीरदार के पास न्यायिक और पुलिस दायित्वों के एवज में भूमि आवंटनों का अधिकार होता था, जबकि जमींदारों के पास राजस्व अधिकार होते थे तथा उन पर राजस्व उगाही को छोड़कर अन्य कोई दायित्व पूरा करने की बाध्यता नहीं होती थी। दूसरा, जागीरदारों को किए गए भूमि आवंटन वंशानुगत होते थे और जमींदारों के पास राजस्व अधिकार वंशानुगत नहीं होते थे। तो इसका विकल्प डी है, न तो पहला सही है और न ही दूसरा सही है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। मुगल प्रशासनिक प्रणाली में मनसबदार सैन्य और प्रशासनिक अधिकारी होते थे। मनसबदार सैन्य और प्रशासनिक अधिकारी होते थे। मनसबदार को सैन्य और प्रशासनिक व्यय तथा वेतन के बदले नगद या जागीर के रूप में भुगतान होता था। जिन मनसबदारों को जागीर प्राप्त होती थी वे जागीरदार कहलाते थे। उन्हें न्यायिक और प्रशासनिक दायित्वों के एवज में भूमि आवंटन आदि अधिकार प्राप्त होते थे, तथापि इनके भूमि अधिकार केवल सेवा काल तक ही रहते थे। इसके विपरीत जमींदार पहले से चले आ रहे बड़े भूधारक होते थे। इनका कार्य अपने प्रभाव क्षेत्र से भू राजस्व संग्रह कर
राज्य को देना होता था, जिसके बदले उन्हें लगभग 10 से 11%, कतिपय क्षेत्रों में यह 25% तक था, संग्रह शुल्क प्राप्त होता था। इसके राजस्व अधिकारी वंशानुगत होते थे तथा इनका मुख्य उत्तरदायित्व तो राजस्व उगा ही होता था, परंतु इसके अतिरिक्त भी वे कुछ विशिष्ट प्रकार की सेवाएं खिदमत राज्य को देते थे। अपने क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने, विद्रोही तत्वों से निपटने में राज्य के अधिकारियों की सहायता के अतिरिक्त ये आवश्यकता पड़ने पर अपने सैनिक संसाधन भी राज्य को उपलब्ध कराते थे। इस प्रकार प्रश्नगत दोनों ही कथन सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13, मुगलकालीन भारत में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत क्या था? तो भू राजस्व, ऑप्शन सी। मध्यकालीन भारत में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत भू राजस्व था। बाबर के समय में संपूर्ण भूमि को जागीरों में बांट दिया गया। हुमायूं ने अपने समय में भूमि सुधार के लिए कोई कार्य नहीं किया। शेर शाह ने अपने समय में एक सुव्यवस्थित लगान व्यवस्था का प्रबंध किया, परंतु वह व्यवस्था इस्लाम शाह की मृत्यु के पश्चात नष्ट हो गई। अकबर प्रथम मुगल सम्राट था जिसने लगान व्यवस्था को सुचारू रूप से स्थापित किया और मध्य युग की श्रेष्ठ लगान पद्धति का निर्माण किया। उसके शासनकाल में सामान्यतः उपज का 1/3 भाग भू राजस्व के रूप में लिया जाता था। शाहजहां के काल में भूमि पर भू राजस्व बढ़ाकर 50% तक हो गया था। उसने भू राजस्व वसूल करने के लिए ठेकेदारी प्रथा का प्रचलन शुरू किया। क्वेश्चन नंबर 14, मुगल प्रशासनिक शब्दावली में माल प्रतिनिधित्व करता है भू राजस्व का? ऑप्शन ए। मुगल प्रशासनिक शब्दावली में माल शब्द भू राजस्व से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 15, मुगल सम्राट जिसने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया था वो था जहांगीर, ऑप्शन सी। पुर्तगालियों द्वारा 1605 ईस्वी में तंबाकू भारत लाया गया। इसके बाद ही तंबाकू भारत के जन सामान्य में बहुत लोकप्रिय हो गया। कुछ ही वर्षों में तंबाकू पीने की आदत लोगों में इतनी अधिक प्रचलित हो गई कि इस नुकसानदेह आदत से बचने के लिए 1617 में जहांगीर को निषेध जारी करना पड़ा। क्वेश्चन नंबर 16, मुगल प्रशासन में मदते माश इंगित करता है विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि। मुगल प्रशासन में विद्वानों एवं धार्मिक लोगों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदान भूमि को मदते माश कहा जाता था। इसे सयूरगल भी कहा जाता था। दान दी जाने वाली समस्त भूमि का निरीक्षण सद्र करता था तथा सद्र का यह भी दायित्व था कि इन अनुदानों का दुरुपयोग न होने पाए। यह भूमि स्थानांतरित नहीं होती थी और अनुदान ग्राही के पास वंशानुगत रूप में रहती थी। क्वेश्चन नंबर 17, मध्यकालीन भारत के ऐतिहासिक स्रोतों में चकला शब्द का प्रयोग हुआ है और इसका अर्थ है सूबा और परगना के बीच। सूबा और परगना के बीच की क्षेत्रीय इकाई था, लेकिन सरकार के समानार्थी नहीं था। मुगल काल में प्रशासन की सुविधा की दृष्टि से प्रत्येक प्रांत को अनेक सरकारों अथवा जिलों में विभाजित किया गया था। प्रत्येक सरकार अनेक परगनों में विभाजित था। प्रत्येक परगने के अंतर्गत अनेक गांव होते थे। शाहजहां के काल में कुछ परगनों को एक में मिलाकर एक नई इकाई चकला का संगठन किया गया। क्वेश्चन नंबर 18, मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पहला, मनसबदारी व्यवस्था राज्य के कुलीन वर्ग से संबंधित थी, इसे अकबर ने प्रारंभ किया था। दूसरा, मनसबदारी का पद पैतृक होता था। नहीं, केवल एक कथन यहाँ पे जो है वो सही है, ऑप्शन ए। मुगल काल में मनसबदारी पद्धति की शुरुआत अकबर के काल में उसके शासन के 19वें वर्ष 1575 ईस्वी से मानी जाती है, जिसमें जात और सवार पद का विभाजन उसके शासनकाल के 40वें वर्ष में किया गया। मनसब मुगल नौकरशाही में पद और वरीयता क्रम में निर्धारित करता था। यह प्रशासनिक और सैन्य पद था। मनसबदारों की नियुक्ति और उनका वरीयता क्रम बादशाह निर्धारित करता था तथा केवल सेवा काल तक ही यह पद रहता था, अर्थात यह वंशानुगत या पैतृक पद नहीं था। क्वेश्चन नंबर 19, कथन ए और यहाँ पे कारण दिया हुआ है। मुगल काल में मनसबदारी प्रथा विद्यमान थी। कारण, मनसबदारों का चयन योग्यता के आधार पर होता था। तो यहाँ पे दोनों ही कथन सही हैं, लेकिन जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। तो कथन और कारण दोनों सही हैं, परंतु कारण कथन को स्पष्ट नहीं करता है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही है। मनसबदारी व्यवस्था मुगल प्रशासनिक व्यवस्था का मूलाधार थी। अकबर के शासनकाल के 19वें वर्ष में पहली बार मनसब प्रदान किए जाने का साक्ष्य मिलता है।
मुख्यतः मनसबदारों के चयन में योग्यता ही मानदंड होती थी। इस प्रकार कथन और कारण दोनों सही हैं, परंतु कारण कथन को स्पष्ट नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में दिए गए कथन ए बी के व्याख्यान को पढ़ें और निम्न के कूट से सही उत्तर का चयन करें। तो यहाँ पे पहला है, सभी मनसबदार सेना के पदाधिकारी नहीं होते थे। दूसरा है, मुगल शासन के अधीन उच्च पदाधिकारी भी मनसबदार होते थे और उनका वर्गीकरण होता था। तो यहाँ पे ए और बी दोनों ही सही हैं, ऑप्शन बी। मनसबदारी व्यवस्था को अकबर ने अपने शासनकाल में प्रारंभ किया था। सैन्य अधिकारियों के साथ साथ असैनिक अधिकारियों को भी मनसब प्रदान किया जाता था। अबुल फजल की आईने अकबरी से ज्ञात होता है कि मनसबदारों की 66 श्रेणियाँ थी। यह श्रेणियाँ 10 से लेकर 10,000 तक होती थीं, परंतु इस व्यवस्था के अंतर्गत केवल 33 श्रेणियाँ व्यवहारत प्रचलित थीं। क्वेश्चन नंबर 21, यहाँ पे सूचियाँ दी गई हैं अधिकारी और उनसे संबंधित विहित कर्तव्य। तो एक बार आप इनको ध्यान से देख लीजिए, हम सीधा इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। दीवाने तन जागीर व वेतन को देखता था। दीवाने तन जागीर और वेतन को देखता था। मुस्तारफी राज्य की आय व्यय का निरीक्षण करता और मुशरिफ कार्यालय को संभालने के लिए वाक्यान्विश प्रमुख घटनाओं व फरमानों को सूचीबद्ध करना। एक बार इसे फिर से देख लीजिए। दीवाने तन जागीर व वेतन को देखना, मुस्तारफी राज्य की आय व्यय का निरीक्षण करना, मुशरिफ कार्यालय को संभालने के लिए और वाक्यान्विश प्रमुख घटनाओं व फरमानों को सूचीबद्ध करना। अगला प्रश्न, यहाँ पे भी सूची है, बादशाह और उनसे संबंधित दीवान। ध्यान से देख लीजिए, एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। अकबर के दीवान थे मुजफ्फर खान, जहांगीर के गियास बेग एतमादुल्ला और शाहजहां के सादुल्ला खान, औरंगजेब के असद खान। क्वेश्चन नंबर 23, यहाँ पे कथन दिया हुआ है, अकबर ने शेर शाह की तरह राज्य के सिक्कों के प्रचलन को नियमित करने का प्रयास किया। कारण है, शेर शाह की मुद्रा पद्धति के समान अकबर के समय का ताम्र का प्रमुख सिक्का दाम था। तो यहाँ पे दोनों ही सही हैं, परंतु जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही उत्तर है। अकबर ने शेर शाह की तरह राज्य के सिक्कों के प्रचलन को नियमित करने का प्रयास किया और इसके परिणाम स्वरूप अकबर और उसके उत्तराधिकारियों के शासनकाल के दौरान मुगल साम्राज्य में व्यापारिक कारोबार हेतु मुख्यतः स्वर्ण मोहरों, चांदी के रुपया और तांबे के दाम के रूप में मानक सिक्कों का प्रचलन और प्रसार किया गया। शेर शाह की मुद्रा पद्धति के समान अकबर के समय भी तांबे का प्रमुख सिक्का दाम था तथा 1 रुपया में 40 दाम होते थे। राज्य की आय व्यय की गणना दाम में ही की जाती थी। इस प्रकार प्रश्नगत कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित राजाओं में से किसने राम सीता की आकृतियों और राम सिया देवनागरी लेख से युक्त सिक्के चलाए थे? तो ये था अकबर, ऑप्शन डी। अकबर द्वारा राम सीता की आकृतियों और राम सिया या राम सिया देवनागरी लेख से युक्त सिक्के चलाए गए थे। क्वेश्चन नंबर 25, मुगल शासन में तांबे का सिक्का कहलाता था दाम, ऑप्शन बी। टकसालों में सोने, चांदी, तांबे के सिक्के ढाले जाते थे। चांदी का सिक्का रुपया कहलाता था। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से किस शासक ने शाहरुख नामक चांदी का सिक्का चलाया था? तो ये है बाबर, ऑप्शन बी। बाबर ने चांदी और तांबे का सिक्का चलाया था। चांदी के सिक्के को शाहरुख कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 27, मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ था लगान निर्धारण का तरीका, ऑप्शन बी। मध्यकाल में बटाई लगान निर्धारण की एक पद्धति थी जिसमें वास्तविक उपज का बंटवारा राज्य और कृषक के बीच होता था। शेरशाह सूरी ने लगान निर्धारण के लिए 3 प्रणालियां अपनाई थीं। पहला, नस्क या मुक्ताई अथवा कनकूद। नस्क या मुक्ताई अथवा इसे कनकूद भी कहा जाता है। दूसरा, नगदी अथवा जब्ती और तथा तीसरा है गल्ला बख्शी या बटाई। क्वेश्चन नंबर 28, अकबर के शासनकाल में दक्कन में निम्न पद्धतियों में से कौन सा भू राजस्व वसूली का
प्रचलित आधार था, तो ये है हल की संख्या। हल की संख्या ऑप्शन बी। जे.एन. सरकार की औरंगजेब का इतिहास पुस्तक में पृष्ठ संख्या 190 पर यह उल्लेख किया गया है कि अकबर के शासनकाल में उत्तर भारत में दीवान टोडरमल द्वारा भू राजस्व वसूली की व्यवस्था पद्धति स्थापित की गई थी, लेकिन दक्कन में इस प्रकार की व्यवस्था पद्धति का अभाव था। इस दौरान दक्कन के किसान प्रति हल की संख्या के आधार पर राज्य को भू राजस्व का भुगतान करते थे। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से किस मुगल कालीन नहर का निर्माण फिरोज शाह की रजब वाह को पुनर्जीवित करने के लिए किया गया था? तो यह शहाब नहर। ऑप्शन बी। मुगल कालीन शिहाब नहर का निर्माण फिरोज शाह की रजब वाह को पुनर्जीवित करने के लिए किया गया था। मुगल बादशाह अकबर के समय पहले शिहाबुद्दीन खान और बाद में नूरुद्दीन मोहम्मद तार खान द्वारा नहर की खुदाई और मरम्मत करके चौड़ा करवाया गया। अकबर के समय दिल्ली के गवर्नर शिहाबुद्दीन ने कृषि को विस्तार देने के लिए नहर की मरम्मत करवाई और इसका नाम बदलकर शिहाब या शहाब नहर कर दिया।